नंबर 2, इरेगुलर गैलेक्सी। इरेगुलर गैलेक्सी जिन्हें पुनः, लिखिएगा, जिन्हें पुनः पुनः रेगुलर गैलेक्सी को रेगुलर गैलेक्सी को पुनः रेगुलर गैलेक्सी को डिस्क आकार की गैलेक्सी डिस्क आकार की गैलेक्सी, कॉमा, स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी, कॉमा, इलिप्टिकल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी में वर्गीकृत किया जा सकता है, में वर्गीकृत किया जा सकता है। में वर्गीकृत किया जा सकता है। में वर्गीकृत किया जा सकता है। डिस्क प्रकार की आकाशगंगा का आकार, डिस्क प्रकार की आकाशगंगा का आकार, का आकार का आकार एक चक्री नुमा होता है। एक चक्री नुमा होता है। चक्री नुमा होता है। वहीं स्पाइरल गैलेक्सी वहीं स्पाइरल गैलेक्सी वहीं स्पाइरल गैलेक्सी का आकार वहीं स्पाइरल गैलेक्सी का आकार स्प्रिंग नुमा होता है। वहीं स्पाइरल गैलेक्सी का आकार स्प्रिंग नुमा होता है। स्प्रिंग नुमा होता है। स्प्रिंग नुमा होता है। स्प्रिंग नुमा होता है। जिसके केंद्र में जिसके केंद्र में स्पाइरल गैलेक्सी की बात करें तो ये ब्रह्मांड में जितनी गैलेक्सी पाई जाती हैं उसका 25% जो है वो इसी प्रकार की गैलेक्सी देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें इसके केंद्र में तारों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब स्टार्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि इसमें इंटरस्टेलर गैस इंटरस्टेलर गैस ज्यादा पाई जाती है। लिखिए, जिसके केंद्र में की संख्या जिसके केंद्र में तारों की संख्या ज्यादा होती है। जिसके केंद्र में तारों की संख्या ज्यादा होती है। जिसके केंद्र में तारों की संख्या ज्यादा होती है। यह कुल गैलेक्सी का यह कुल आकाश गंगाओं का या कुल गैलेक्सी का ये कुल गैलेक्सी का 25%, ये कुल गैलेक्सी का 25%, 25%
25% पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। इस प्रकार की गैलेक्सी में, इस प्रकार की गैलेक्सी में, इस प्रकार की गैलेक्सी में, इस प्रकार की गैलेक्सी में इंटरस्टेलर गैस ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार की गैलेक्सी में इंटरस्टेलर गैस ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार की गैलेक्सी में इंटरस्टेलर गैस, इंटरस्टेलर गैस ज्यादा पाई जाती है। इंटरस्टेलर गैस ज्यादा पाई जाती है। इंटरस्टेलर गैस ज्यादा पाई जाती है। यही गैस, यही गैस तारों के निर्माण में मदद करती है। यही गैस नए तारों के निर्माण में मदद करती है। यही गैस नए तारों के निर्माण में मदद करती है। नए तारों के निर्माण में मदद करती है। मतलब इसी से क्या होता है, नए तारों का निर्माण होता है। आगे लिखिएगा, इलिप्टिकल या दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा, जिसको इलिप्टिकल भी बोलते हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार या फिर इलेप्टिकल, इलेप्टिकल गैलेक्सी ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती हैं। सर्वाधिक पाई जाती हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 66%। मतलब ब्रह्मांड में जितनी गैलेक्सी पाई जाती हैं उनका 66% ये पाई जाती हैं। तो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली कुल गैलेक्सी का, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली कुल गैलेक्सी का यह 66% है। यह 66% है। देखिए दोस्तों, नोट करना है आप लोगों के लिए, गैलेक्सी का 66% है। ठीक है, 66% है। इनमें लाइटनिंग अधिक होती है। मतलब जो इलिप्टिकल गैलेक्सी होती है, इसमें लाइटनिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। इनमें लाइटनिंग ज्यादा होती है। इनमें लाइटनिंग ज्यादा होती है। यह लगभग, यह लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष या उससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। यह लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष, 2 लाख प्रकाश वर्ष या उससे भी ज्यादा बड़ी हो सक, उससे भी बड़ी हो सकती हैं। वहीं लिखिएगा, इरेगुलर गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी ब्रह्मांड में पाई जाने वाली कुल आकाश गंगाओं का, इरेगुलर गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी ब्रह्मांड में पाई जाने वाली, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली कुल गैलेक्सी का 10%, लगभग में लिख लीजिएगा, 10% होती हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। निश्चित आकार नहीं होता।
इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इस प्रकार की आकाशगंगाओं में 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 पुराने तारों की संख्या ज्यादा होती है। ओल्ड स्टार्स ज्यादा होते हैं, मतलब पुराने तारों की संख्या ज्यादा होती है। पुराने तारों की संख्या ज्यादा होती है। पुराने तारों की संख्या मतलब स्टार्स की संख्या ज्यादा होती है। स्टार्स की संख्या ज्यादा होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। एक आकाश गंगा में एक आकाश गंगा में एक आकाश गंगा में 100 से 1000 100 से 1000 बिलियन 100 से 1000 बिलियन बिलियन तारे हो सकते हैं। स्टार्स हो सकते हैं। इस स्टार्स हो सकते हैं। प्रत्येक सूर्य का प्रत्येक सूर्य का सूर्य मतलब स्टार प्रत्येक सूर्य का एक अपना परिवार होता है। एक अपना परिवार होता है। एक अपना परिवार होता है जिसे सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। जिसे सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। जिसे सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। जिसे सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें अब ब्रह्मांड में जो विभिन्न खगोलीय पिंड हैं, इनके बीच की दूरी कैसे मापी जाती है? जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि अ, अगर हम बात करें दो कोई पिंड है, कोई भी हो सकते हैं, जैसे दो ग्रह हो सकते हैं, जैसे मंगल और बृहस्पति के बीच में हम दूरी अगर बताएं पूछें तो दूरी किलोमीटर में नहीं मापी जाती। किलोमीटर में मापेंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि देखिए अब छोटी दूरी है तो हम उसे इंच या सेंटीमीटर फीट में माप लेते हैं। लंबी होती है तो उसे किलोमीटर में माप लेते हैं। इसी तरह से ब्रह्मांड में तो बहुत ज्यादा दूरी होती है, तो इसी वजह से हम लोग मतलब मतलब आकाशीय पिंडों की जो दूरी मापी जाती है वो अलग से मतलब अलग तरह से मापी जाती है। अगर हम लोग आकाशीय आकाशीय का मतलब क्या है? ब्रह्मांड के अंदर मतलब अंतरिक्ष में आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी के बीच की दूरी का मापन दूरी का मापन देखिए जो मापन किया जाता है ये बहुत तरह से किया जाता है, जिसमें तीन बहुत फेमस हैं। एक तो जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय दूरी जो हम लोग मापते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंतर्गत हम लोग जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है जो दूरी होती है उसे एक यूनिट मान लेते हैं। उसे एक यूनिट मान लेते हैं मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लेते हैं। ये यू के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। ओके, ये अगर हम लगभग में बात करें तो ये लगभग में 1.5 गुणे 10 की घात 8 के बराबर होती है। किलोमीटर के बराबर होती है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि जो पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है, अगर हम उसे एक यूनिट मान लें
दूरी कितनी है? 1.5 गुणे 10 की घात 8 जो है वो दूरी है। तो इस दूरी को 1 यूनिट मान लिया जाता है। जैसे कि अगर मानते हैं कि अगर इसकी दुगनी है, अगर दूरी क्या है? दुगनी है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं 2, जैसे कि अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में जितनी दूरी है, अगर कोई पिंड है वो इससे दोगुनी दूरी पर अवस्थित है, तो उसे 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देंगे। ये काफी सिंपल होता है और मापना, तो इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे, एक तो इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आप लोगों ने बहुत फेमस सुना होगा, जिसे हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से, लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। दूसरा यूनिट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बोलते हैं, जिसे हम लोग लाइट ईयर के नाम से, लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। ओके, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। प्रकाश वर्ष की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो किसे कहते हैं? तो प्रकाश जो है वो दोस्तों, वो उसकी भी तो एक गति होती होगी ना। तो प्रकाश जितनी गति 1 साल में पूरी करता है, मतलब प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है, उसे 1 प्रकाश वर्ष मान लिया जाता है, उसे 1 लाइट ईयर मान लिया जाता है। यानी कि जो प्रकाश के द्वारा प्रकाश के द्वारा के द्वारा 1 वर्ष के दौरान, एक वर्ष में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी जो होता है दोस्तों, कुल दूरी को 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। 1 लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। 1 लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। 1 प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, ये 9.46 गुणे 10 की घात 12 होता है। ये 9.46 गुणे 10 की घात 12 होता है दोस्तों। यानी कि प्रकाश जो है वो 1 वर्ष में इतनी दूरी तय करता है। ये क्या है? किलोमीटर में है दोस्तों, ठीक है। यानी कि प्रकाश जो है वो 1 वर्ष में जो दूरी, कुल दूरी तय करता है, वो 9.46 गुणे 10 की घात 12 तय करता है। तो इसे 1 प्रकाश वर्ष मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। हाँ, पारसेक भी है। पारसेक जो होता है वो अभी हम लोग बताएंगे। पारसेक क्या होता है दोस्तों? तीसरा जो है वो है पारसेक। देखिए, जो पारसेक जो है, ये पारसेक का भी यूज किया जाता है। इसमें जो 3 खगोलीय पिंड जो होते हैं दोस्तों, जैसे कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 3, जैसे कि एक हम लोग अर्थ ले लेते हैं, एक हम सन ले लेते हैं, और एक हम लोग क्या ले लेते हैं? मून ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो आप देखेंगे ये 3 खगोलीय पिंड हो गए। इन 3 खगोलीय पिंड के बीच में कोणीय दूरी हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हम लोग कोणीय दूरी निकालते हैं। आप लोग देखेंगे, इससे क्या निकल आता है? आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, मतलब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि हम लोग, अगर हमें 3 बिंदु अगर प्राप्त हो जाए, तो हम लोग आराम से, अगर हमें पता चल जाए, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो लंब बटे कड़ वाला जो फॉर्मूला होता है, इस तरह से, वो आप लोग लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो उस आधार पर हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो पारसेक में क्या किया जाता है? हमको 3 खगोलीय पिंडों की हमें आवश्यकता होती है। ओके, तो हमें 3 खगोलीय पिंडों की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, इन इसके बारे में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। निशांत कुमार जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग डी नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा, कि ब्रह्मांड में 2 खगोलीय पिंड या वस्तुओं की, ब्रह्मांड में, सभी लोग नोट करिएगा, कोई बैठेगा नहीं। इससे लिखने की हैबिट भी आएगी, क्योंकि आपको एग्जाम में दोस्तों लिखना भी है। देखिए, जैसे मैं अभी बहुत लंबे समय तक लिखा नहीं, तो मतलब बोर्ड के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर स्टार्टिंग में करने लगा, लेकिन अब क्या हो गया? ठीक हो गया। इसलिए लिखना बहुत जरूरी होता है। अभी भी देखिए लाइनें थोड़ा ऊपर नीचे जा रही हैं, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा थोड़ा सा, 1-2 दिनों में। लिखिएगा, ब्रह्मांड में 2 खगोलीय पिंड या वस्तुओं की बीच की दूरी, ब्रह्मांड में 2 खगोलीय पिंड या वस्तुओं वस्तुओं के बीच की दूरी
बीच की दूरी, खगोलीय इकाई, ब्रैकेट में लिखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कॉमा, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर ब्रैकेट में लिख लीजिए, कॉमा, प्रकाश वर्ष ब्रैकेट में लाइट ईयर, और पारसेक में, पारसेक में मापी जाती है, पारसेक में मापी जाती है, पारसेक में मापी जाती है, मापी जाती है, मापी जाती है, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगला पॉइंट लिख लीजिए या फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, दूरी, पृथ्वी एवं सूर्य, पृथ्वी एवं सूर्य, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को एक यूनिट मान लिया जाता है या फिर एक इकाई मान लिया जाता है, एक इकाई मान लिया जाता है, एक इकाई मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, एक इकाई मान लिया जाता है, एक इकाई मान लिया जाता है। यह यह दूरी, यह दूरी 1.5 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर के बराबर होती है, 1.5 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर के बराबर होती है। यानी कि एक यूनिट की बात करें, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो 1.5 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर के बराबर होती है। ओके, इसी तरह से दोस्तों आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, वहीं प्रकाश वर्ष, वहीं लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, वहीं प्रकाश वर्ष द्वारा, नहीं नहीं, हाँ लिखिए, वहीं प्रकाश वर्ष द्वारा, वहीं प्रकाश वर्ष द्वारा भी भी खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है, खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है, खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है, मापी जाती है, मापी जाती है, मापी जाती है, जिसके अंतर्गत प्रकाश के द्वारा, 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 प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष में तय की गई, एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को, तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष, आगे लिखिए, एक प्रकाश वर्ष, जल्दी जल्दी लिखिएगा दोस्तों थोड़ा सा, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 की घात 12, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर होता है, के बराबर होता है।
के बराबर होता है। आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, पारसेक दूरी निकालने के लिए पारसेक विधि से लिख लीजिएगा, पारसेक विधि से, पारसेक विधि से दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए तीन खगोलीय पिंडों का उपयोग, दूरी निकालने के लिए तीन खगोलीय पिंडों का उपयोग, तीन खगोलीय पिंडों का उपयोग, तीन खगोलीय पिंडों का उपयोग कर, तीन खगोलीय पिंडों का उपयोग कर कोणीय दूरी के माध्यम से, कोणीय दूरी के माध्यम से, कोणीय दूरी के माध्यम से, कोणीय दूरी के माध्यम से माध्यम से त्रिकोणमितीय विधि का उपयोग कर मापी जाती है, त्रिकोणमितीय विधि का उपयोग कर मापी जाती है, त्रिकोणमितीय विधि का उपयोग कर मापी जाती है। मापी जाती है। अब हम लोग दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत की बात कर लें, तो सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग जो सिद्धांत है दोस्तों, ये क्या है, सर्वमान्य है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से सिद्धांत जो है वो एक तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि पहले क्या था, ये गॉड पार्टिकल था एक तरह से, ये क्या था, एक कण था, एक कण था जिसे गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, जिसे गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है, या फिर इसे हिग्स बोसान भी बोला जाता है, या फिर इसे हिग्स बोसान, हिग्स बोसान पार्टिकल भी बोला जाता है दोस्तों। इसे या तो गॉड पार्टिकल इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसी कण से पूरे ब्रह्मांड, जो आज आपको ब्रह्मांड दिखाई देता है, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिर्फ इस एक कण से मानी जाती है। इस कण की सोचिए, पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो इससे बना हुआ है, तो इसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी दोस्तों, इसकी डेंसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर भी क्या था इसका, बहुत ज्यादा था, जिस वजह से साथ इसमें एक क्या होता है, महाविस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है, यानी कि ये विस्फोट होता है दोस्तों, तो एक क्षण के अंदर ही, मतलब एक तरह से जब इसके अंदर विस्फोट होता है, यानी कि जब विस्फोट होता है तो एक क्षण के अंदर ही, मतलब एक क्षण का मतलब है एक सेकंड से भी कम समय में, एक क्षण में ही, एक क्षण में ही ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है। मतलब आप लोग देखेंगे जो आपको वर्तमान में जितना बड़ा ब्रह्मांड दिखाई देता है, इसका क्या हो जाता है, ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है। मतलब आप लोग देखेंगे एक तरह से ये जब ये विस्फोट होता है तो एक क्षण से ही कम समय में जो एक तरह से जो ये पार्टिकल्स था, ये ऊर्जा थी, ये पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। विस्तार का मतलब क्या है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो ये ऊर्जा थी दोस्तों, ये ऊर्जा क्या होती है, ये ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल जाती है, कि ऊर्जा है ये पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, फैल जाती है। आप लोग देखेंगे फिर समय के साथ में क्या होता है, जैसे समय आगे बढ़ता है, तापमान में कमी आती है दोस्तों, तो क्या होता है, ऊर्जा जो है वो पदार्थ में कन्वर्ट होने लगता है, या
समय के साथ जैसे-जैसे दोस्तों टाइम बढ़ता है, यानी कि जैसे-जैसे समय बढ़ता है, समय के बढ़ने के साथ-साथ जैसे-जैसे दोस्तों समय बढ़ता है, समय बढ़ने के साथ-साथ यहाँ पर तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, उसमें कमी आती है। इस तापमान में कमी आने की वजह से समय के साथ जो ऊर्जा होती है दोस्तों, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आप लोग देखेंगे जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो परिवर्तित हो जाती है किसमें? पदार्थ में। यानी कि सबसे पहले कुछ पदार्थों का निर्माण होता है, जो बहुत ही भारी पदार्थ होते हैं, जो न्यूक्लियर का काम करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ऊर्जा जब ये पदार्थ में कन्वर्ट होती है, तो इस तरह से बहुत सारी कणों का निर्माण होता है या फिर नाभिकों का निर्माण होता है। ये क्या थे? ये भारी तत्व थे, भारी तत्व थे। ये भारी तत्वों से निर्मित एक कण है, इनका निर्माण होता है। ये एक तरह से नाभिक या न्यूक्लियर का काम करते हैं। ये एक तरह से ये नाभिक का काम करते हैं, ये न्यूक्लियर का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। इसे मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि आगे आगे क्या, ये जो कण होते हैं दोस्तों इस तरह से, जो भारी भारी कणों का निर्माण होता है, जब तापमान कम होता है, तापमान कम होने से धीरे-धीरे जो ये ऊर्जा है, वो पदार्थ में कन्वर्ट होने लगती है। यही जो कण होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? और भी जो छोटे-छोटे कण होते हैं, ये जो बड़े-बड़े कण थे दोस्तों, ये वाले कण जो हैं, ये बड़े-बड़े कण थे। ये क्या करते हैं? अपने आस-पास छोटे-छोटे कण जिनका निर्माण होता है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? अपनी ओर इस तरह से आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं तो इससे क्या होता है? बड़े-बड़े पिंडों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? बड़े पिंडों का निर्माण होता है। बड़े पिंडों का निर्माण होता है। बड़े पिंडों का निर्माण होता है, ओके? तो ये जो बड़े पिंडों का निर्माण होता है दोस्तों, इन्हीं को हम लोग एक तरह से सूर्य के नाम से जानते हैं। और जो छोटे-छोटे पिंड होते हैं, वो इसके चारों ओर घूमने लगते हैं। हेलो, हाँ जी। अभी अभी लाइव क्लास चल रहा है, मैं क्लास दे रहा हूँ। मैं अभी अभी 1 घंटे बाद कर लीजिएगा। ये देखिए, क्या होता है दोस्तों, ये जो भारी नाभिक होते हैं, ये अपनी ओर छोटे-छोटे कणों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जिससे बड़े पिंडों का निर्माण होता है। आप लोग देखेंगे जिससे क्या होता है? इस तरह से बड़े पिंडों का निर्माण होता है दोस्तों। क्या होता है? इस तरह से बड़े पिंडों का निर्माण होता है। ये क्या है? पिंड है दोस्तों, ओके? ये बड़े पिंडों का इस तरह से निर्माण होता है। यही बड़े पिंड एक तरह से सूर्य कहलाते हैं। अब इसके चारों ओर जो छोटे-छोटे पिंड होते हैं दोस्तों, जो छोटे-छोटे पिंड होते हैं, वो क्या करने लगते हैं? छोटे-छोटे पिंड होते हैं, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं, ओके? ग्रह बोलते हैं। और साथ में इन ग्रहों के चारों ओर और इससे छोटे-छोटे पिंड जो होते हैं, वो इनके चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाने लगते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। इसके साथ ही जो खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है, इससे हमें समझ में आया कि चाहे हमारा सूर्य हो, पृथ्वी हो या फिर अन्य खगोलीय पिंड हो, इनका निर्माण जो है वो एक ही समय में, एक ही प्रक्रिया से हुआ है। इसी वजह से इसमें सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। इसी वजह से हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर पृथ्वी का भी हम अध्ययन करते हैं, कि हमें ये समझ में आता है कि हमारी पृथ्वी है वो किन तत्वों से मिलकर के बनी हुई होगी। क्योंकि देखिए, जिस समय सूर्य का निर्माण हुआ, जिस समय हमारी पृथ्वी या फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, उसी समय उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। उसी समय छोटे-छोटे जो उल्का पिंड हैं, उल्कापिंड हैं या फिर जो खगोलीय पिंड है छोटे-छोटे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उनका भी निर्माण तो उसी समय हुआ। यानी कि ये सभी एक ही प्रक्रिया से, एक ही पदार्थ से निर्मित हैं। तो इस वजह से इनमें सिमिलरिटी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत इनके अंदर सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से इन उल्कापिंडों का अध्ययन कर हम अपनी पृथ्वी का अध्ययन कर लेते हैं।
समझ में आया कि हम कैसे, आखिर हम उल्का पिंडों का अध्ययन कर कैसे हम पृथ्वी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये आगे अभी टॉपिक आएगा जो आपको समझ में आएगा। समझ में आया इतना आप लोगों के लिए? इसी को बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बिग बैंग सिद्धांत के अंतर, ये लगभग में आज से 13.5 अरब वर्ष पूर्व, ये लगभग में, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये विस्फोट जो है दोस्तों, ये 13.7 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व पूर्व एक घटना घटित हुई। यानी कि जो ये विस्फोट हुआ, ये विस्फोट कब हुआ? लगभग में 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये विस्फोट होता है। इसी विस्फोट से, एक बिग बैंग से, इस गॉड पार्टिकल के अंदर या फिर हिग्स बोसान पार्टिकल के अंदर जब विस्फोट होता है, विस्फोट होकर के एक क्षण के अंदर ही पूरी जो ऊर्जा होती है, वो एक क्षण के अंदर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। समय के साथ में, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, समय के साथ में क्या होता है कि समय के साथ में तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आने से ये ऊर्जा है वो पदार्थ में कन्वर्ट होती है, जिससे प्रारंभ में भारी नाभिकों का निर्माण होता है। ये नाभिक भारी होते हैं, हैवी मेटल से या फिर हैवी तत्वों से मिलकर के बने हुए होते हैं, जो अपने आसपास के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे बड़े पिंडों का निर्माण होता है। और उससे छोटे जो होते हैं उससे भी पिंडों का निर्माण होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से, आप लोग देखेंगे कि इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो आप लोग देखेंगे इसी तरह से सूर्य, ग्रह, उपग्रह से मिलकर के एक सौर परिवार का निर्माण होता है। मतलब सोलर सिस्टम का सोलर सिस्टम का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, जिसे हम लोग सौर परिवार भी बोल देते हैं। सौर परिवार यानी कि सूरज का परिवार, जैसे कि आपका परिवार हो सकता है, चुन्नू मुन्नू का परिवार हो सकता है, जैसे कि रमुआ का एक परिवार है, जिसमें रमुआ, रमुआ की बीबी, रमुआ के मम्मी पापा और रमुआ की बहन, रमुआ का छोटा भाई, इसके अलावा उसके बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू है, वो पाए जाते हैं, जिससे मिलकर के एक परिवार का निर्माण हुआ, फैमिली का निर्माण हुआ। इसी तरह से जो सूरज की ये क्या है? फैमिली है। सूरज का क्या है? एक तरह से परिवार है, जिसे सौर परिवार बोल देते हैं। इस तरह से बहुत सारे सौर परिवार मिलकर के एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर के हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा इसके बारे में। तो क्या सबसे पहले हिग्स बोसान, जो हिग्स बोसान इसलिए, मतलब सॉरी, बिग बैंग सिद्धांत हम इसलिए पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सर्वमान्य है, इसलिए। इससे पहले भी जो सिद्धांत दिए गए थे वो आज मान्य नहीं है, लेकिन लंबे समय तक वो भी मान्य थे। तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों से पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत को समझाने के लिए, या फिर इससे पूर्व जो सिद्धांत थे उनके बारे में समझाने के लिए, प्री और सॉरी मेंस में क्वेश्चन जो पीसीएस या फिर आईएएस में पूछे जाते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप लोग लिख करके आसानी से आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो लिखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। सभी लोग देखिए नोट्स बनाएंगे, कोई भी काम चोरी नहीं करेगा दोस्तों। तो लिखिए, सर्वप्रथम 140 ईस्वी में, सर्वप्रथम सर्वप्रथम 140 ईस्वी में, सर्वप्रथम 140 ईस्वी में मिस्र यूनानी मिस्र यूनानी मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री, मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री टॉलमी 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 ने जियोसेंट्रिक टॉलमी ने जियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया, जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस तरह से लिखिएगा, जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। मिस्र और यूनानी खगोल शास्त्री टॉलमी ने जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया।
जियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार जिसके अनुसार जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, जो स्थिर अवस्था में है, जो स्थिर अवस्था में है, जो स्थिर अवस्था में है एवं स्थिर अवस्था में है एवं सूर्य एवं अन्य ग्रह सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। यह अवधारणा यह अवधारणा यह अवधारणा ब्रह्मांड के संबंध में यह अवधारणा ब्रह्मांड के संदर्भ में लंबे समय तक बनी रही लंबे समय तक बनी रही लंबे समय तक बनी रही। तो दोस्तों क्या हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि ये जियो सेंट्रिक था, जियो सेंट्रिक मतलब जियो का मतलब पृथ्वी, सेंट्रिक का मतलब सेंटर में, तो यहाँ पर सेंटर में कौन था? देखिए, टॉलमी के द्वारा बताया गया था कि जो ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों ओर ही सारी चीजें घूम रही है, चाहे वो सूरज है, सूर्य पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, इसी तरह से अन्य ग्रह उपग्रह भी पृथ्वी की क्या है कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इसी वजह से इस सिद्धांत को जियोसेंट्रिक बोला गया, क्योंकि पृथ्वी को, यानी कि आप लोग देखेंगे हमारी जो पृथ्वी है उसको सेंटर में माना गया, इसीलिए इसको जियोसेंट्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कॉपरनिकस आते हैं, कॉपरनिकस कहते हैं कि भैया ये गलत है, उन्होंने सूर्य को सेंटर में माना और सूर्य को सेंटर में मान करके एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो लिखिए आगे जा करके कि पोलैंड के पोलैंड के कॉपरनिकस 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 ये लिख लीजिएगा दोस्तों, इधर लिखा हुआ है। पोलैंड के कॉपरनिकस ने ने 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में ईस्वी में 1543 ईस्वी में जब हीलियोसेंट्रिक जब हीलियोसेंट्रिक हीलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की गई अवधारणा प्रस्तुत की गई हीलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की गई, तो ब्रह्मांड के संदर्भ में ब्रह्मांड के संदर्भ में एक अमूलचूल ब्रह्मांड के संदर्भ में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। ब्रह्मांड के संदर्भ में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। कोपरनिकस के अनुसार कोपरनिकस के अनुसार ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन्हें
आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी बोला जाता है दोस्तों। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। कोपरनिकस के अनुसार ब्रह्मांड के कोपरनिकस के अनुसार के केंद्र में ब्रह्मांड के केंद्र में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य, यानी कि देखिए, जब कॉपरनिकस आए, कॉपरनिकस ने ये सिद्धांत लगभग में 1543 के समय दिया था दोस्तों। 1543 ईस्वी के इधर ये सिद्धांत दिया था, जिसे हेलियोसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, जैसे देखिए जियोसेंट्रिक में बोला गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन कॉपरनिकस आए, इन्होंने कहा नहीं भाई, कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि उसके केंद्र में क्या है, सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर जो भी पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह उपग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के केंद्र में कौन है, सूर्य है। मतलब सॉरी, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर जो भी पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह उपग्रह हैं या खगोलीय पिंड है, वो सब इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो लिखिएगा, फिर भी इसकी अवधारणा फिर भी इसकी अवधारणा फिर भी इसकी अवधारणा सौर मंडल तक ही सीमित रही। सौर मंडल तक ही सीमित रही, यानी कि जो इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी थी वो कहां तक सीमित थी, सौर मंडल तक ही सीमित थी दोस्तों। ओके, सौर मंडल तक ही सीमित थी। 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के विलियम हरसेल द्वारा विलियम हरसेल द्वारा विलियम हरसेल द्वारा दूरबीन की सहायता से विलियम हरसेल द्वारा दूरबीन की सहायता से दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल बताया कि सौर मंडल सौर मंडल सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। एक अंश मात्र है। एक अंश मात्र है। इन्होंने बताया कि एक तरह से ब्रह्मांड क्या है, बहुत बड़ा है। इसमें जो सौर मंडल, तो क्योंकि कोपरनिकस ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो सौर मंडल तक ही सीमित था। इन्होंने कहा सौर मंडल तो एक बहुत ही छोटा सा यूनिट है जो ब्रह्मांड का एक पार्ट है।
बल्कि इससे बड़ी-बड़ी क्या आकाश गंगाएँ हैं, आकाश गंगाओं से फिर मिल कर के आकाश गंगाओं से मिल कर के फिर निर्माण होता है जाकर के ब्रह्मांड का। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया था, ठीक है? वहीं लिखिएगा, वहीं हॉयल ने वहीं हॉयल ने हॉयल ने स्थायी अवस्था सिद्धांत स्थायी अवस्था सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्थायी अवस्था सिद्धांत स्थायी अवस्था सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके जिसके द्वारा जो हमारा एक तरह से जो हमारी जो हमारा अंतरिक्ष है या फिर ब्रह्मांड है वो स्थिर है, मतलब वो ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। हो- हॉयल द्वारा स्थायी अवस्था सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिनके अनुसार जिनके अनुसार ब्रह्मांड जिनके अनुसार ब्रह्मांड स्थिर है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, स्थिर है। वहीं 1920 में हब्बल द्वारा हब्बल द्वारा एडविन हब्बल इनका पूरा नाम था दोस्तों। हब्बल द्वारा ब्रह्मांड का विस्तार ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इनके अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड जो है दोस्तों वो एक्सपेंड कर रहा है, मतलब क्या है, वो बढ़ रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया। जॉर्ज लेमेंतियर ने लेमेंतियर ने जॉर्ज लेमेंतियर ने बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। आज बिग बैंग सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। आज बिग बैंग सिद्धांत है। इसकी व्याख्या 1967 में इसकी व्याख्या 1967 में वैगनर द्वारा वैगनर द्वारा वैगनर द्वारा की गई, मतलब इसकी व्याख्या जो है वो वैगनर द्वारा की गई। इस सिद्धांत के अनुसार या बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग आज से लगभग 13.7
13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 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 वर्तमान ब्रह्मांड का एक, वर्तमान ब्रह्मांड का एक, वर्तमान ब्रह्मांड का एक अत्यंत सघन एवं अत्यंत उच्च तापमान वाले, अत्यंत सघन एवं अत्यंत उच्च तापमान वाले, अत्यंत उच्च तापमान वाले, अत्यंत उच्च तापमान वाले एकल पिंड के रूप में, एकल पिंड के रूप में था, एकल पिंड के रूप में था, जिसे सिंगुलरिटी, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया। इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान पार्टिकल भी कहा जाता है। इस पार्टिकल को या कण को, इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान, गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान पार्टिकल भी कहा जाता है। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान पार्टिकल भी कहा जाता है। इस पिंड में एक महाविस्फोट बिग बैंग, इस पिंड में एक महाविस्फोट या बिग बैंग, या बिग बैंग हुआ, जिससे, जिससे इसमें निहित पदार्थ, जिससे इसमें निहित पदार्थ पदार्थ का बिखराव प्रारंभ हो गया, पदार्थ का बिखराव प्रारंभ हो गया और और एक क्षण से भी कम समय में, एक क्षण से भी कम समय में, एक क्षण से भी कम समय में, एक क्षण से भी कम समय में संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, विस्तार हो गया। समय बीतने के साथ, समय बीतने के साथ समय बीतने के साथ, के साथ तापमान में कमी से, तापमान में कमी से, समय बीतने के साथ तापमान में, तापमान में आई कमी के कारण, इस तरह से लिखिए, तापमान में आई कमी के कारण, तापमान में आई कमी के कारण, तापमान में आई कमी के कारण कमी के कारण प्रारंभ में भारी तत्वों वाले, प्रारंभ में भारी तत्वों वाले, भारी तत्वों वाले नाभिकों का निर्माण हुआ, नाभिकों का निर्माण हुआ, नाभिकों का निर्माण हुआ, नाभिकों का निर्माण हुआ, नाभिकों का निर्माण हुआ। इन नाभिकों की आकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण, इन नाभिकों की, इन नाभिकों की, नाभिकों की आकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण, इन नाभिकों की आकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण
इन नाभिकों की आकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण इन्होंने छोटे कणों को छोटे छोटे कणों को छोटे छोटे कणों को छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित किया अपनी ओर आकर्षित किया अपनी ओर आकर्षित किया छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित किया एवं बड़े पिंडों का जिससे बड़े पिंडों का जिससे जिससे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ जिससे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ बड़े पिंडों का निर्माण हुआ जिससे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ और इन्हीं के चारों ओर इसी प्रकार छोटे पिंडों का निर्माण हुआ जो इसी प्रकार छोटे पिंडों का निर्माण हुआ जो इन बड़े पिंडों के चारों ओर चक्कर लगाने लगे चक्कर लगाने लगे चक्कर लगाने लगे इसी तरह सौर मंडलों का निर्माण हुआ सौर मंडलों का निर्माण हुआ सौर मंडलों का निर्माण हुआ और सौर मंडलों से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और सौर मंडलों से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ ब्रह्मांड का निर्माण हुआ ब्रह्मांड का निर्माण हुआ ठीक है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ दोस्तों अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है आज इतना ही पढ़ते हैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो भी आपने पढ़ा है मतलब मैंने आप लोगों को लिखाया है एक रफ कॉपी लेना है आपको और जो भी आपने समझा है उसको नोट करने की कोशिश करना है और मतलब एक तरह से उसको लिखने की पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करना है कि अभी अभी आपने पढ़ा है अब आप लोग अभी जा करके ऐसा कर सकते हैं या फिर सुबह सुबह जब आप उठेंगे सुबह सुबह अभी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अगर सुबह लिखेंगे अगर आप लोग अभी लिखेंगे तो आप लोग क्लास के बाद 1-2 घंटे के बाद रेस्ट लेने के बाद तुरंत लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोग को सुबह लिखना है तो आप लोग जो भी पढ़ाया है एक बार आप इसका रिवीजन कर लें रिवीजन करने के बाद में सुबह उठें और सुबह उठ करके इसे डिनोट करने का प्रयास करें मतलब लिखने का प्रयास करें बिना देखे मतलब आपने क्या समझ अपनी विकसित की है उसके आधार पर आप अपना पढ़ने का प्रयास करें जैसे देखिए आपको क्या है एक रीडिंग हैबिट डेवलप करानी होगी ना ऐसे तो मटेरियल तो हर जगह है ये सारा मटेरियल हर जगह है लेकिन आप इसे कैसे पढ़ने के बाद आपका आउटपुट भी तो निकलना चाहिए तो देखिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हाँ हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा ब्रह्मांड का निर्माण बहुत सारी गैलेक्सी या आकाश गंगाओं से मिलकर के इसका निर्माण होता है और बहुत सारी आकाश गंगा जो आकाश गंगा है एक आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम या फिर स्टार्स पाए जाते हैं तारे पाए जाते हैं या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे स्टार्स हमें देखने को मिल सकते हैं तारे हमें देखने को मिल सकते हैं जिससे मिलकर के एक आकाश गंगा का निर्माण होता है एक आकाशगंगा के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जैसे कि एक सौर मंडल के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जैसे कि उसमें बहुत सारे ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड इसके अलावा जैसे नेबुला जो क्या होता है एक क्लाउड ऑफ डस्ट होता है दोस्तों तो ये सारी चीजें उसके अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं इसी तरह से आकाशगंगा की जब हम बात करें तो हम इसे रेगुलर और
इर्रेगुलर गैलेक्सी में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जो रेगुलर गैलेक्सी है इन्हें पुनः हम 3 भागों में डिवाइड करके देखे थे। डिस्क प्रकार की, स्पाइरल और इलिप्टिकल गैलेक्सीज़ में हम इसको डिवाइड किए थे। जिसके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा लिखने का प्रयास करिएगा। ज़रूरी नहीं सभी चीज़ें आप लिख पाएँ, जितना लिख पाएँ आप लोग। 1 पेज, 2 पेज जितना लिख पाएँ ईमानदारी के साथ लिखिएगा। इसी तरह से इर्रेगुलर गैलेक्सी जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें ओल्ड प्रकार के जो स्टार्स होते हैं या फिर तारे होते हैं, उनकी संख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो आप लोग लिखने का इस तरह से प्रयास करिएगा। ओके, ठीक है? और हम लोग किस तरह से जो आकाशीय पिंड होते हैं, उनके बीच की दूरी कैसे मापते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताया, ओके, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको लिखने का प्रयास ज़रूर करिएगा, ओके? ये मैंडेटरी है सभी के लिए बिग बैंग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है? और आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग इस क्लास को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं दोस्तों, ठीक है? अभी आप लोगों को लिखने की हैबिट डालना है, फिर कल से आप लोगों की क्लास जो होगी दोस्तों 4 बजे होगी। आज क्लास लेट हो गई थी किसी कारणवश 5 बजे। क्लास शेड्यूल कर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। 4 बजे से क्लास आप लोगों की अब सारी चला करेंगी, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। किसी का कोई भी डाउट है? अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है तो आज की क्लास को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं दोस्तों। सभी लोगों के लिए गुड नाइट।